नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अद्यतन प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की प्रमुख खबरें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में कौन सी हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 21 मई 2025 को बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किस अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है। अगर हालिया वर्षों में देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय काफी चर्चा में था। अगर हम अपने प्राचीन काल के प्रमुख शिक्षण संस्थाओं की जब भी बात करेंगे तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि इसकी ख्याति देश विदेश में काफी फैली हुई थी। हाल ही में चर्चा की अगर बात करें तो 21 मई 2025 को यहाँ के नए वाइस चांसलर बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं तो देखिए आपके सामने विकल्प है रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, कौशिक बसु, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपके सामने है तो दरअसल इसमें से डी विकल्प सही होगा, क्योंकि इनमें से कोई अर्थशास्त्री नहीं है जो कि बनाए गए हैं। उन अर्थशास्त्री का नाम अब क्या है, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, तो उनका नाम है सचिन चतुर्वेदी। 21 मई 2025 को सचिन चतुर्वेदी जी को यहाँ का कुलपति बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो 427 ईस्वी में जो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त थे, वर्तमान की अगर बात करें तो वो नालंदा विश्वविद्यालय तात्कालिक समय में इन्हीं कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि बाद में इसके अवशेष मिले और फिर से इसको स्टैब्लिश किया गया है, दोबारा स्टैब्लिश किया गया है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि फिर से जो ख्याति उसकी थी उस ख्याति को अर्जित किया जाए। सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के शासनकाल में ये अपने प्रतिष्ठा और वैभव के चरम पर पहुंच गया था विश्वविद्यालय। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में अगर देखें तो यहाँ पर चीनी बौद्ध यात्री जो था, बौद्ध भिक्षु था, वेनसांग भी यहाँ पर आया था और नालंदा में लगभग वो 5 वर्षों तक अध्ययन भी किया था। यहाँ पर वो आके पढ़ाई भी किया था और कुछ धर्म ग्रंथों को चीन भी ले गया था। साथ ही साथ इत्सिंग की बात करेंगे, ये भी 670 ईस्वी में नालंदा का भ्रमण किया और लगभग उसने कहा कि यहाँ पर लगभग 2000 छात्र पढ़ते थे। अपने विवरण में उसने ऐसा बताया और ये बताया कि यहाँ का जो फाइनेंस है वो 200 गांवों की वित्तीय सहायता इसको मिलती थी। तो ये उल्लेख इत्सिंग के द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ से बहुत ही चर्चित लोग निकले पढ़ के, नागार्जुन हो गए, चाहे आर्यभट्ट हो गए, धर्म कीर्ति हो गए, ऐसे विद्वानों को, ऐसे स्कॉलर्स को देने में नालंदा का योगदान रहा है। 5वीं शताब्दी में हूणों का जब आक्रमण हुआ, साथ ही साथ 7वीं शताब्दी में गौड़ों द्वारा किए गए कुछ आक्रमण ऐसे थे जहां पर इसको आंशिक रूप से इसको क्षति पहुंचाएगी नालंदा विश्वविद्यालय को। लेकिन अगर हम बात करें अंतिम और सबसे विनाशकारी आक्रमण कब हुआ तो 1193 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी था उसका आक्रमण हुआ। आप बताएं बख्तियार खिलजी का संबंध किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल से है, आप कमेंट करके इसको बताएं। तो बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट करने का काम किया गया। बाद में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेक्षक की बात करें तो फ्रांसिस बुकानन थे और हैमिल्टन थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनके अवशेषों को फिर से खोजा। ये लोगों का योगदान इसमें रहा। सर्वेक्षक कौन थे तो फ्रांसिस बुकानन, हैमिल्टन और सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन लोगों ने जाकर वहां पर फिर से इसके अवशेषों को ढूंढने का काम किया, पुनर्जीवित करने का इसका विचार, फिर इस पर चर्चा चलने लगी और 2000 के दशक के आसपास इस चर्चा में जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं उनका भी योगदान कम नहीं था। उनके प्रयास से सिंगापुर सरकार और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के जो नेता थे उनके समर्थन के बाद से इस दिशा में गति आगे बढ़ी और साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 में पारित हुआ और इस तरह से संसद द्वारा पारित होने के बाद इस अधिनियम के इसको एक कानूनी आधार मिला। नव स्थापित संस्था के कानूनी आधार की बात करें तो 2010 में इसको मिलता है। फिर आगे अगर आप देखेंगे और प्रगति होती गई। अब वर्तमान जो परिसर है, वर्तमान परिसर की अगर बात करें, इस दिशा में एक लंबा वीडियो बनाया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो दृष्टि आईएएस के चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में विस्तार से इसको कवर किया गया। वास्तव में यहाँ पर जो बीवी दोषी हैं उनके द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई थी। साथ ही साथ अब कोशिश की जा रही कि जो वर्तमान कैंपस है उसको नेट जीरो बनाया जाए। नेट जीरो का मतलब है एक पूरी तरह से हरित परिसर होगा, ग्रीन कैंपस होगा। और आपको बता दें कि 2016 में इसको क्या दिया गया तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया। आप यहाँ तस्वीरों में इसको देख सकते हैं। तो नालंदा काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए भी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर योगदान देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र। तो देखिए इसमें जो शीर्ष स्थान पे कुल 5 राज्य हैं उनमें बिहार भी सम्मिलित है, बाकी ये राज्य सम्मिलित नहीं है। तो सी विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखिए क्या है ये मिशन, तो भारत सरकार का जो मिशन कर्मयोगी है ये एक पहल है। इसके अंतर्गत आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पहल के अंतर्गत ही ये एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब बात करें तो इसमें
1 करोड़ से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो उपलब्धि हासिल की है बिहार ने। इस तरह से बिहार उन अग्रणी 5 राज्यों में सम्मिलित है जिसमें कि अन्य इसमें विकल्प के में राज्य नहीं थे। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो भारतीय जो सिविल सेवा है उसकी क्षमता में विकास कैसे हो, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करना ही इसका लक्ष्य है। अब बिहार उन 5 राज्यों में है, तो कौन कौन अन्य राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है, और इसके अलावा बिहार राज्य भी इसमें सम्मिलित है। अब मिशन कर्मयोगी की अब बात कर ले। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य क्या है? तो एक ऐसा सरकारी कर्मचारी या सिविल सेवा का एक ऐसा तंत्र बनाना, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिसमें कि ऐसे सिविल सेवक तैयार हो सके जो प्रोफेशनल हो, पेशेवर हो, यानी कि अपने काम में माहिर हो और जिम्मेदार हो, अच्छी तरह से ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, साथ ही साथ भविष्य के लिए तैयार हो, यानी कि अपने को अपडेट रखते हो, तकनीकी का ज्ञान हो, बदलते जमाने और तकनीकी के साथ चलने वाले हो। इसका मकसद यह है कि देश में ऐसे अधिकारी का उनका विकास करना जो सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में अपना योगदान दे पाए। आईजीओटी कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है, इसी योजना के अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी जो आपका इन पेशेवर अधिकारियों के लिए सीखने के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है कि लगातार इस पोर्टल के माध्यम से सीख सके, चाहे वो कोई भी स्किल हो, चाहे वो सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र हो, ये पोर्टल प्रदान करता है। अब भारत के राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसको मिशन कर्मयोगी के नाम से हम जान रहे हैं, उसी के प्रमुख घटक के तौर पर इसको देखा जाता है। ये 16 भाषाओं में और 2400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, जिससे कि हम ऐसे पेशेवर ट्रेंड सिविल सेवकों को और अपग्रेड करने के लिए सुविधा को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में निम्नलिखित में से किस विषय पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई है? क्रेता विक्रेता रिपोर्ट को हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था, उसके विषय में विस्तार से जानकारी भी दी थी। यहां उसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न है कि भारत की जैविक खेती विकल्प आपके सामने है, दूसरा भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियां, तीसरा भारत में हस्तशिल्प उत्पादों की स्थिति और चौथा है पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि उत्पाद। आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में किस विषय पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई। अब इनमें से किस विषय पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए यहां पर विकल्प आपका बी सही होगा। भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस विषय पर एक अलग से रिपोर्ट जारी की गई है। क्यों जारी की गई है? क्योंकि आप जानते हैं अगर मखाना की बात आती है तो बिहार इसमें अग्रणी है। लगभग 80% जो उत्पादन है वो बिहार में होता है, और बिहार में जो मिथिला का मखाना है, जिसको माखन भी कहते हैं प्यार से, वो जो है उसकी गुणवत्ता बेहतरीन है, और इस लिहाज से बिहार के लिहाज से मखाने का अपना इंपॉर्टेंस है, जीआई टैग भी उसको मिला हुआ है। तो देखिए इस कार्यक्रम में भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियां, इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बिहार के अद्वितीय जीआई टैग उत्पाद में नेतृत्व को रेखांकित किया गया। 2024 तक बिहार में देखिए 15 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कुछ का नाम हम यहां पर बता रहे हैं, जिनका नाम नहीं बता रहे हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। देखिए शाही लीची को मिला हुआ है जीआई टैग, भागलपुरी जरदालू आम को मिला हुआ है, कतरनी चावल को मिला हुआ है, मगही पान को मिला हुआ है, मखाना फॉक्सनट जिसको बोलते हैं उसको मिला हुआ है, मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है, सिक्की घास उत्पाद को मिला हुआ है, सुजनी कढ़ाई को मिला हुआ है। इसके अलावा 15 में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जानबूझ के हमने यहाँ पर नहीं उद्धृत किए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए कि कौन कौन से और उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है बिहार की तरफ से, जिनका उल्लेख यहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं। मखाना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मखाना या माखन, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? यूरिले फेरोक्स सालिम। ये बिहार और नेपाल का जो मिथिला का रीजन आता है, मिथिला का जो क्षेत्र आता है, वहां पर उगाई जाने वाली एक जलीय ये मखाना की किस्म है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको जल में कैसे उगाया जाता है, प्रोडक्ट जब निकलता है तो ऐसा दिखता है। इसमें अगर हम बात करें तो पोषक तत्व बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, फाइबर हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो, वो प्रचुर मात्रा में होता है, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर होता है। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था। और केवल अगर मिथिला की बात करें तो मिथिला से आप देखें, यहाँ का मखाना हो गया, पान हो गया और मछली, मिथिला की इन 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों को आप देखें। यहाँ पर 3 मिथिला की ये सांस्कृतिक पहचान इनको माना जाता है। इनमें से जो इसको है मखाना की अगर बात करें तो इसको कब मिला है? 2022 में जीआई टैग मिला है। अब भारत के कुल मखाना में, अब मैंने बताया आपको, लगभग 80% का योगदान है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी जो अनुमान है उस डेटा के हिसाब से लगभग 80%।
इसके अलावा 2023 में केंद्र सरकार ने जो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, इसको क्या कर दिया, इसको राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में अपग्रेड कर दिया, यानी कि अब ये केवल एक राज्य विशेष के मखाना अनुसंधान केंद्र के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी महत्ता को जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 20 मई 2025 को मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कितनी योजनाओं का शिलान्यास मई में किया गया? विकल्प आपके सामने है, 1327, 1027, 1237 या 1127। तो सही विकल्प आपका है विकल्प ए, 1327 योजनाओं का शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। यहां पर 1002 करोड़ रुपए की लागत वाली रिमोट के माध्यम से इन योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम कहां हुआ? तो पटना के गांधी मैदान में जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहीं पर आयोजित हुआ। ये योजनाएं मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत आती हैं और इसको जो समग्र योजनाएं हैं इनको शुरू कब किया गया है? जुलाई 2024 से समग्र शहरी विकास योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, दो कथन आपको दिए गए हैं, कथन एक कारण। पहला है शारदा सिन्हा को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा है उन्हें यह पुरस्कार फिल्मी गायन में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला था। अब आपको इस सही विकल्प का चयन करना है। क्या दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है? ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो शारदा सिन्हा जी को, जिनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है, इनको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित बिल्कुल किया गया था। पहला सही है, उन्हें यह पुरस्कार फिल्मी गायन के लिए नहीं दिया गया बल्कि जो क्षेत्रीय गायन है उस विधा को और ज्यादा प्रतिष्ठित करने के लिए दिया गया है। विशेष तौर पर छठ के गीत इनके काफी फेमस हैं और इनको, जैसा कि मैंने बताया, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। लोक गायिका के तौर पर इनकी प्रतिष्ठा है, यानी कि जो लोक गायन है उस विधा को उठाया इन्होंने। भोजपुरी, मैथिली, मगही, इस संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है और बिहार का जो पारंपरिक संगीत है हम कहें उसको लोकप्रिय बनाने में पूरे भारत में या अन्य स्थानों पर भी इसको बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण और महती भूमिका रही है। बिहार लोक संगीत में इनके योगदान के सम्मान में ही इनको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हालांकि अगर इनके जीवन की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को और 5 नवंबर 2024 को इनका निधन भी हो गया था। करियर की शुरुआत इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से की थी, फिर दूरदर्शन पे आई, फिर धीरे धीरे वो लोकप्रिय होती गई। लोकगीत और फिल्मी गाने भी इन्होंने गाए। छठ गीत इनके काफी प्रसिद्ध रहे हैं, विवाह गीत भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं। इनको पद्मश्री 1991 में, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2000 में, अब पद्म भूषण 2018 में दिया गया था। बिहार कोकिला को भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का प्राचीन नाम नहीं है? विकल्प आपके सामने है, पुष्पपुर, अजीमाबाद, कुसुमपुर और मिथिलापुर। देखिए, हम करंट की जो खबरें हमारे पास महत्वपूर्ण मौजूद होती हैं उसके अलावा एक दो प्रश्न हम स्टैटिक भी रखते हैं ताकि आपकी तैयारी उसकी भी साथ साथ चलती रहे। तो ये प्रश्न उससे संबंधित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नाम पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो देखिए, पटना का प्राचीन नाम पुष्पपुर भी था, अजीमाबाद भी था, कुसुमपुर भी था, मिथिलापुर नहीं था। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, अर्थात पटना का ये नाम नहीं था। राज्य की राजधानी पटना के अन्य नामों में आप देखें ये सभी सम्मिलित हैं। पाटलिपुत्र भी नाम था, पुष्पपुर भी था, कुसुमपुर भी था, अजीमाबाद भी था। बिहार नाम कैसे पड़ा? तो बौद्ध मठों की अधिकता, विहारों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ गया था और प्राचीन समय में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था ही, आप सभी जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? विकल्प ए पटना, विकल्प बी पूर्णिया, विकल्प सी मधेपुरा या विकल्प डी सुपौल। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है आपका मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, वो सर्वाधिक है 31.12% आपके 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहां पर आप देखिए इसकी स्थिति कहां है, तो मधेपुरा की स्थिति यहां है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मधेपुरा जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं। जल्दी से कमेंट करके आप यहां पर बताइए। अब देखिए यहां पर अगर देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की अगर बात करें तो गोपालगंज है। गोपालगंज उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ, गोरखपुर के साथ सीमा लगती है इसकी। यहां पर स्थिति आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 16 जून से प्रारंभ हो रहा है दोपहर 3 बजे से। इससे संबंधित विस्तार से जानकारी अगर आप चाहते हैं तो 8750187501 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और अभ्यास प्रश्न का जवाब ही हमें बताएगा कि आप हमारे इस एपिसोड से कितना कनेक्ट कर पाए। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पटना को कुसुमपुर नाम से किस काल में जाना जाता है?
अमूमन हम क्या करते हैं कि हमारे लेक्चर में सम्मिलित होता है इसका जवाब, लेकिन आज हमने ऐसा प्रश्न दिया है जिसका जवाब लेक्चर में नहीं सम्मिलित है। आपको इसके लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसका जवाब ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में सही जवाब दीजिए। पटना को कुसुमपुर नाम से किस काल में जाना जाता था? तो बताना है आपको मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल या कुषाण काल। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।